ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani? व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएस दौरे पर दोस्तों ने कहीं का नहीं छोड़ा। पहले दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने खूब फजीहत की। मोदी के स्वागत में ट्रंप नहीं आए सो चलो नहीं आए, लेकिन प्रेस के सामने ही सदस्य संगठन ब्रिक्स को डेट करार दे दिया। सभी के सामने मोदी को टैरिफ किंग बताकर 100% टैरिफ का ऐलान कर दिया। ऊपर से रूस के बजाय अमेरिका से ही तेल खरीदने का जो दबाव बनाया, उसने मोदी को कहीं का नहीं छोड़ा। रही सही कसर दूसरे दोस्त गौतम अडानी के नाम पर पूरी हो गई। पत्रकार ने ऐसा सवाल किया कि न चाहते हुए मोदी को ऊल जुलूल जवाब देना पड़ा। दोस्त के सवाल पर मोदी इस कदर हड़बड़ाए कि पूरे सवाल को निजी बता बैठे। नतीजतन अब मोदी की इस निजी फजीहत को कांग्रेस सार्वजनिक करने में लग गई है। नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने बगल में खड़ा करके अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के लिए धमका रहे थे, बल्कि हमारे देश के लिए फ्रॉड, अब्यूज और वेस्ट जैसे शब्दों का भी प्रयोग कर रहे थे। यही नहीं, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है और उनका कहना था कि ब्रिक्स के देश थर थर कांप रहे हैं, अमेरिका इसके बाद क्या करेगा। In the past you have spoken against BRICS. India is part of BRICS. Do you want to dismantle BRICS or you want to be part of it? I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it. And they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your cabinet, You know what? When they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happening. नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर है और इस तरह का बर्ताव नाकाबिले बर्दाश्त है। जब 143 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री से पूछा गया अवैध घुसपैठ पर, तो उन्होंने एक बार भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया, जो हमारे लोगों के साथ प्रताड़ना की गई, जो उनको यातनाएं दी गई, जो इस देश का अपमान हुआ, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए और अमेरिका और भारत मिलकर के हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। और जब अडानी पर सवाल पूछा गया तो मानो मोदी जी के चेहरे से रंग ही उड़ गया। मोदी जी का कहना था कि ये जो है ये व्यक्तिगत मामला है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला जिसमें अमेरिका में वारंट इशूड है, जहां तमाम देशों में जांच चल रही है, वो मोदी जी के लिए व्यक्तिगत मामला है
और उसके बाद तो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बदली, चेहरे का रंग उतरा, जिस तरह से वो हाथ नचा नचा कर बात करने लगे, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट बताए ना इसके बारे में क्या कहा जाए। Thank you, Mr. President. Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। असलियत यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे देश का अपमान किया है, नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया और मोदी जी कुछ नहीं कह पाए। भक्तों के विश्वगुरु की पोल खुल चुकी है। ये चले थे वॉर रुकवाने, अरे दो शब्द तो देश के लिए बोल दिए। आज अपनी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का एक और प्रमाण और उदाहरण दिया। खबरों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी के करीब अडानी जी को सेना के विरोध के बाद भी भारत के सीमा के 1 किलोमीटर पास में अपने निजी मुनाफे के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट की अनुमति उनको मिली। इसके विरोध में कांग्रेस और विभिन्न विरोधी दल के सदस्यों ने विरोध जताया। सरकार के पास कोई जवाब था नहीं, सरकार के पास कोई उत्तर था नहीं। इस विषय को वो दबाना चाहते हैं, इस विषय को वो परे रखना चाहते हैं और इसीलिए बिना कोई जवाब दिए हुए आज सरकार बस चुप बैठी रही। जो लोग सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, आज इन्होंने सेना के विरोध के उपरांत अपने निजी दोस्त को निजी मुनाफे के लिए आज पूरा राष्ट्रीय सुरक्षा को परे रख दिया है। यही उनकी झूठी और फर्जी राष्ट्रवाद का पर्दाफाश हमने किया है। कांग्रेस पार्टी, चाहे हम सत्ता में रहें या ना रहें, हम राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी अपने मित्र गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, किस तरह से नियम कानून बदल सकते हैं, इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ करने को तैयार हैं। अगर आप इसका कच्चा चिट्ठा और सच सुनना चाहते हैं तो आगे की बातें जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि असलियत यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बॉर्डर सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भारत पाक बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक की दूरी पर जो मौजूदा गांव और सड़कें हैं उनको छोड़ के कोई बड़ा निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन असलियत यह भी है कि मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी आज की तारीख में पाकिस्तान बॉर्डर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बड़े सोलर और विंड टर्बाइन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं। असल में हुआ ऐसा कि SECI जो एक सरकारी कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अंतर्गत आती है, उसको 23,000 हेक्टेयर की भूमि आवंटित करी थी गुजरात सरकार ने सोलर और विंड एनर्जी पर काम करने के लिए। SECI ने कहा कि क्योंकि ये सब प्रतिबंध है 10 किलोमीटर इत्यादि का, उनके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ विंड टर्बाइन लगा सकते हैं, लेकिन अगर सोलर पैनल नहीं लगेगा तो ये उनके लिए प्रैग्मेटिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। बस फिर क्या था, गुजरात से चिट्ठी लिखनी शुरू हुई प्रधानमंत्री कार्यालय पर और बोला गया कि रक्षा मंत्रालय से मिलकर इस मुद्दे को उठाया जाए और इसका समाधान निकाला जाए। अप्रैल 2023 की यह बात है। 21 अप्रैल 2023 को एक बड़ी बैठक बुलाई गई दिल्ली में, जिसमें कि गुजरात के अधिकारी आए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के लोग आए, SECI के लोग आए और मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल तक उसमें उन्होंने भाग लिया।
उस मीटिंग में आर्मी के वरिष्ठ लोगों ने कहा कि सोलर पैनल लग जाने से टैंक मूवमेंट और निगरानी करने में दिक्कत होगी, लेकिन डेवलपर्स ने उनको यह विश्वास दिलाया कि ऐसी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आर्मी ऑफिशियल्स ने बोला था सोलर पैनल का साइज बदला जाए, जिसको खारिज कर दिया गया इस डिमांड को। और उसके बाद रक्षा मंत्रालय ने उसी दिन यह फैसला लिया कि और मंजूरी दे दी कि पाकिस्तान से 2 किलोमीटर की दूरी पर, बॉर्डर से 2 किलोमीटर की दूरी पर सोलर पैनल और 1 किलोमीटर की दूरी पर विंड टर्बाइन लग सकती हैं। बस फिर क्या था, मोदी सरकार ने मई 2023 कुछ ही दिनों के अंदर इसको औपचारिक भी किया और सब मंत्रालयों को इसकी बाकायदा अधिसूचना जारी करके सूचना भी दे दी गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस एसईसीआई ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो सरकारी कंपनी थी जिसको 23,000 हेक्टेयर जमीन मिली थी, जिसने इतनी सारी दिक्कतें बताई थी, उसने एकाएक 3 महीने बाद वो जमीन गुजरात सरकार को सरेंडर कर दी, गुजरात सरकार को वापस कर दी। और खबर के मुताबिक कहा जा रहा है कि ये जो वापसी की गई, ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के कहने पर की गई। और उसके बाद शुरू हुआ असल खेल, और असल खेल यह था कि गुजरात सरकार ने अपने आवंटन के जो रूल थे उसको बदला, क्योंकि पहले आवंटन सिर्फ सरकारी उपक्रमों को हो सकता था। उन रूल्स को बदला गया और जमीन कहां पहुंची ये तो आप जानते ही हैं, आपका 4 साल का बच्चा भी बताएगा। जमीन पहुंची गौतम अडानी के हाथों में। तो ये सारा षड्यंत्र, ये सारी साजिश रची गई कि अंततोगत्वा जमीन किसी तरह से गौतम अडानी के हाथों पर चल जाए। लेकिन यही नहीं, जो रूल्स बदले गए वो सिर्फ भारत पाक बॉर्डर के लिए ही नहीं, बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए, चाइना के बॉर्डर के लिए, म्यांमार के बॉर्डर के लिए, नेपाल के बॉर्डर तक के लिए बदल दिए गए। लेकिन असलियत यह है कि इतनी बड़ी साजिश रची गई, पूरी साठगांठ हुई मोदी की केंद्र सरकार की, बीजेपी की गुजरात सरकार की, नियम बदले गए, नियम कानून ताक पे रखे गए और हमारी भूभागीय अखंडता के साथ खिलवाड़ करते हुए यह फैसला लिया गया। इतना बड़ा रणनीतिक फैसला, इसमें 2 दिक्कतें हैं। जमीन सस्ते दाम पर देनी थी अडानी को, और यह सारा षड्यंत्र, यह सारा ताना बाना इसलिए रचा गया था। और फिर से वही काम एक सरकारी कंपनी के साथ हुआ जो पहले HAL के साथ हुआ था, उनको दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया गया। यह नरेंद्र मोदी का असली देश प्रेम है, यह उनका फर्जी राष्ट्रवाद है कि वो इस देश की भूभागीय अखंडता, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तक से खिलवाड़ करने को तैयार है। अडानी के चक्कर में मोदी क्या क्या कर गुजरेंगे, शायद इसका अंदाजा भी नहीं है हमें और आपको।